Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are today continuing the chapter 9, slaughtering of poultry birds. Reception of poultry birds at the slaughterhouse and transfer for slaughterhouse. तो स्लॉटर हाउस पे आप जब रिसीव करते हैं और फिर स्लॉटर हाउस से जब स्लॉटर करके पोल्ट्री और बर्ड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ये जो पूरा आपका प्रोसीजर है इट शुड बी डन इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, क्योंकि इसमें वही चीज़ है कि अगर आप देर लगाते हैं तो कंटेमिनेशन का ख़तरा हो सकता है. देन इज हेल्थ ऑफ चेक्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स बिफोर स्लॉटरिंग. तो जितने भी आपकी पोल्ट्री या बर्ड्स हैं दे शुड बी चेक बाय अ क्वालिफाइड वेटनरी प्रैक्टिसेस. ठीक है. और दूसरा दे शुड बी फॉलोड बाय गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस. तो इसमें ये आ जाता है कि कोई आपका जो है वेटनरियन, जैसे आपका एनिमल्स वेटनरियन चेक कर रहा था, इसी तरह से आपने यहाँ पे भी कोई क्वालिफाइड वेट होता है जो चेक करता है कि इधर एनिमल्स जो हैं वो हेल्दी हैं या नहीं हैं. एनिमल्स शुड नॉट बी सिक. ठीक है. और इसके अलावा अगर एनिमल्स सिक होते हैं, सिक बर्ड्स होते हैं या सस्पेक्ट किया जाता है कि मे भी शायद ये बर्ड सिक हो या डेड बर्ड्स होते हैं तो उन सबको या रिमूव कर दिया जाता है या फिर अलग सेग्रीगेटेड एरिया में रख दिया जाता है. लेकिन उस लाइन में जो कि स्लॉटरिंग बर्ड्स की लाइन है उन वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है उनको. और जितने भी पोल्ट्री या बर्ड्स हैं जितने भी रिसीव हुए हैं उनको अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑलरेडी डेड या डाइंग बर्ड है वो लाइन में एंटर ना करे. तो ये आप स्लॉटरिंग से पहले करते हैं. देन स्लॉटरिंग प्रोसीजर जो है वो आपका ये है कि जो आपका बर्ड होता है उसको आपने एक हाथ में पकड़ना होता है. उसका हेड आप एक हाथ में पकड़ते हैं और उसको खींच के नीचे जहाँ पे भी एक स्लैब होती है उसके ऊपर खींच के आप रखते हैं. और दूसरे हाथ में आपकी नाइफ़ होती है और नाइफ़ जो है आप खींच के उसको हाथ में हेड होता है तो खींच के जब रखते हैं तो नाइफ़ जो है सीधी आपकी एक ही स्लाइस में पूरी गर्दन काट देनी चाहिए. और जो नाइफ़ है वो शार्प होनी चाहिए. और इसके अलावा जितने भी आपके रिलीजियस रूल्स सेट हैं वो सब के सब कंप्लाई होने चाहिए. मतलब इस स्टैंडर्ड में जितने भी रूल्स आते हैं, जितने भी हमने स्लॉटरिंग रूल्स पढ़े हैं वो सब इस पर भी अप्लाई करते हैं. मतलब स्टनिंग नहीं होनी चाहिए, इनके साथ अच्छा रवैया रखना है. आपने इनको जल्दी इस पोजीशन में नहीं रखना, फ़ौरन स्लाइस करना है. और स्लाइस जो आपने जो इंसिजन लगानी है उससे पूरी नेक कट जानी चाहिए ताकि ब्लीडिंग पूरी हो. और ब्लीडिंग आपने जो है पूरी करवानी है. तो ये सब सारे प्रोसीजर जो हैं ये कंप्लाई होने चाहिए. Then comes hand slaughtering on automated poultry और processing plants. तो जो hand slaughtering है ये जो है मतलब वो यही है कि पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट्स में जहाँ पे ऑटोमेटिक पूरी मशीन है, फैक्ट्री है, वहाँ पे आपने जो है मशीन स्लॉटरिंग नहीं करनी. वो वहाँ पे आपकी हैंड स्लॉटरिंग होती है. वो यही है कि इसी तरह से लाइन में बर्ड्स आते हैं और आप लाइन में जो है तस्वीरें बढ़ के हैंड स्लॉटर करते जाते हैं. और ये मेथड जो है ये आपका जो है जो भी आप जिस तरीके से मेथड यूज़ करें, जिस तरीके से मुर्गी आएगी, जिस लाइन में आएगी या कोई भी बर्ड आएगा, तो वो जो पूरा एक सिस्टम है इट शुड बी वैलिडिफाइड. वो सिस्टम जो है पाकिस्तानी हलाल स्टैंडर्ड उसको वैलिडेट करेगा कि जी ये आपका सिस्टम ठीक है. देन यू कैन डू द हैंड स्लॉटरिंग इन द ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग मशीन्स और फैक्ट्रीज. और फिर वो करने के बाद प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए कि वो लेबलिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए और वो बताएगा कि जी हमारी जो भी बर्ड या पोल्ट्री प्रोसेस हुआ है प्लांट में इट इज़ हैंड स्लॉटर्ड. तो ये चीज़ आप लेबल करेंगे, बताएंगे कि दैट इट वाज हैंड स्लॉटर्ड. क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग या ऑटोमेटेड स्लॉटरिंग हलाल नहीं है. इट्स नॉट परमिटेड इन इस्लाम. Then comes plucking.
प्लकिंग इज के आप जो स्किनिंग करते हैं बर्ड के जो फेदर्स आप उतारते हैं, तो प्लकिंग का प्रोसीजर ये है कि पहले आपका बर्ड इट शुड डाई कम्प्लीटली, उसका ब्लीडिंग कम्प्लीटली होनी चाहिए। फिर कार्कस को हल्का सा स्कैल्ड करते हैं। स्कैल्ड का मतलब है कि हल्का सा वो गर्म टेम्परेचर पे पानी में या हॉट एयर के ज़रिए से हल्का सा स्कैल्ड करते हैं उसको। तो उससे क्या होता है कि जो फेदर रिमूविंग प्रोसेस है, प्लकिंग प्रोसेस है, वो आसान हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है जिस पे आप स्कैल्ड करते हैं वो 54 डिग्री सेल्सियस से लेके 57 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और टाइम जो है उसका 1.5 टू 2.5 मिनट्स होना चाहिए। या फिर आप इसकी जगह हॉट एयर भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट एयर भी एक्सेप्टेबल है। तो उससे होता क्या है, प्लकिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। देन कम्स हेल्थ इंस्पेक्शन ऑफ द कार्कस। हर कार्कस जो है उसको पहले अच्छी तरीके से वॉश होना चाहिए, वो वॉश होने के बाद इंस्पेक्ट किया जाए। जो इंस्पेक्शन है वो इसी तरह से की जाती है जैसे कि मीट रेगुलेशन पे हमने जैसे पहले मीट रेगुलेशन में पढ़ा था, डिस्कस किया था, इसी तरीके से आपकी इंस्पेक्शन जो है पोल्ट्री की भी होती है। अच्छा, अब इन केस अगर ऐसा हो कि आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की है लेकिन उसके रिजल्ट्स अनक्लियर हैं, पता नहीं चल रहा कि इधर द कार्कस इज हेल्दी एंड सेफ फॉर कंजम्पशन और नॉट, तो फिर क्या करते हैं कि उसमें से ना एक थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और लेबॉर्ट्री भेज देते हैं। लेबॉर्ट्री में प्रॉपर्ली चेक किया जाता है और जब तक रिजल्ट्स का वेट किया जाता है तो जो बाकी कार्कस है इट्स केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटेड प्लेस, इन अ चिल्ड प्लेस, इन एन अप्रोप्रिएट चिल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि उसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो। और अगर रिज़ल्ट ठीक आता है तो फिर उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है, अगर नहीं ठीक आता तो इट्स रिमूव्ड। और देन कम्स स्लॉटरिंग ऑफ फिश। तो फिश जो है उसको हमें स्लॉटर करने की ज़रूरत नहीं है इस्लाम के रूल्स के हिसाब से। तो उसको अगर पानी से उसके बाद अगर आपका जो फ़िश जो है वो स्लॉटर नहीं कर सकते आप इस्लामिक तरीके के हिसाब से। अगर वो आपकी पानी से आप ज़िंदा पकड़ते हैं, ठीक है, एंड देन इट डाइज, तो वो हलाल है। लेकिन इफ़ यू कैच अ डेड फिश आउट ऑफ वाटर देन इट्स हराम। देन कम्स हलाल फूड प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो मीट जो है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कार्कस ऑफ हलाल एनिमल्स इज़ परमिटेड, और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, all the products of halal animals and the animals slaughtered by halal animals slaughtered by Islamic ways are permitted, and the products are also permitted. Milk and dairy products. Milk and dairy products obtained from halal animals are also halal. Eggs and egg products obtained from halal birds are halal. These can be used as long as they are safe to be consumed. इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्स हैं, एग्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ से ज़्यादा हो जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और एक्सपायर कर जाते हैं, देन दे आर नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन, क्योंकि एग्स को आप बाहर रख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप उनको रेफ्रिजरेट करें, लेकिन एक अरसे के बाद वो ख़राब हो जाएंगे, मे बी अ वीक और 2 वीक डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो उसके बाद जो है एज लॉन्ग एज दे आर सेफ फॉर कंजम्पशन ये हमारे लिए हलाल है, लेकिन इफ़ दे आर नॉट सेफ फॉर कंजम्पशन देन दे आर नॉट हलाल फॉर अस। देन कम्स एग प्रोडक्ट्स shall contain एग्स जो हैं वो एग प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे वो भी हलाल होंगे, लेकिन एग्स प्रोडक्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो भी हलाल होने चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स हराम है then the dish will be haram for consumption. Then comes fish eggs. Fish eggs are also halal for consumption. Cereal and cereal products, vegetables and animal oils and fats, fruits, vegetables and their products, sugars and confectionery. तो सीरियल और सीरियल के प्रोडक्ट्स
वेजिटेबल्स और वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल फैट्स और एनिमल ऑयल्स, वेजिटेबल्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स और शुगर्स और उनके कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, ये सब के सब जो हैं हलाल हैं होने चाहिए, ये हलाल ही होते हैं हमारे लिए, एक्सेप्ट वो सब के सब प्रोडक्ट्स जो कि इंटॉक्सिकेटिंग हो जाएं या टॉक्सिक हो जाएं हमारे लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फर्मेंटेशन हो जाती है उनमें तो देन दे विल बिकम इंटॉक्सिकेटिंग, या फिर अगर 2 या 3 प्रोडक्ट्स का इस तरह का मिक्सचर हो जाए, या जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम्स हैं जो कि टॉक्सिक स्पीशीज़ भी हैं, और मशरूम्स की कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि टॉक्सिक हैं और कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि इंटॉक्सिकेटिंग हैं और कुछ हैं जो एडिबल हैं। तो हम सारी नहीं, वो जो एडिबल हैं सिर्फ हम वो हलाल कंसिडर करते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर दोज जो इंटॉक्सिकेटिंग या टॉक्सिक होंगे, बाकी सब हमारे लिए हलाल हैं। और इनके अंदर एक और चीज़, ये जो है हलाल सोर्सेज से आने चाहिए, हलाल प्रोसेस के तरीके से इनका प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कुकिंग प्रोसेस जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है वो हलाल प्रोसेस के तरीके से होना चाहिए, और इसमें हलाल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, देन दे आर ऑल परमिटेड फॉर अस। देन कम्स हनी एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स। नेचुरल हनी हमारे लिए हलाल है, और जितने भी बी कीपिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हनी हो गया, बी पोलन हो गया, रॉयल जेली हो गया। रॉयल जेली होता है आपका जो पहला प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये सब के सब जो हैं ये सब के सब ड्राइव कैसे होते हैं, हनी बी से, ठीक है। तो जितने भी बी कीपिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये हमारे हनी बी के से डिराइव हो रहे हैं, या हनी बी जो है इनको किसी एक्सक्रीमेंट्स में से बना दिए, तो ये भी हमारे लिए हलाल होंगे। हनी बी इनको जहाँ से भी बना रही है, दे हनी बी की प्रोडक्ट्स या हनी का प्रोसेस जो है वो इस तरह का है कि इट्स हलाल फॉर अस। देन कम्स कि अगर हनी बी के अंदर हनी के पार्ट्स फॉल कर जाएं, या फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई ना कोई विंग फॉल कर जाए या कोई अनअवॉइडेबल पार्ट्स फॉल कर जाएं, तो वो भी हलाल हैं हमारे लिए। देन कम्स डाइटरी सप्लीमेंट्स। जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सप्लीमेंट्स, मिनरल सप्लीमेंट्स, या हमारे फाइटोकेमिकल्स, तो ये सब के सब जो हैं हमारे लिए हलाल होंगे अगर ये हलाल प्लांट सोर्सेज में से आएंगे। देन कम्स एंजाइम्स। एंजाइम्स भी हमारे लिए हलाल हैं अगर वो हलाल सोर्सेज में से आएंगे। और बाकी जितने के जिन्हें प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इन कैटेगरीज में नहीं डालते, एंजाइम्स के या सप्लीमेंट्स की या फ्रूट्स वेजिटेबल्स या सीरियल्स की, उसके अलावा जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उनके लिए ये है कि उनकी सोर्सेज जो हैं हलाल होनी चाहिए, इनमें कोई भी चीज़ नॉन हलाल या नेचुरल सोर्स नहीं होनी चाहिए, और इंटॉक्सिकेटिंग या टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं उनमें, तो देन दे आर हलाल फॉर अस। दैट्स इट फॉर टुडे।